कांग्रेस के खिलाफ बहुत सारा प्रोपेगेंडा फैलाया गया है। बहुत सारा प्रोपेगेंडा जो है वो केजरीवाल के खिलाफ भी फैलाया जाता है। बहुत सारा प्रोपेगेंडा जो है वो अखिलेश यादव के खिलाफ भी फैलाया जाता है। बताओ, अखिलेश यादव को टोटी चोर बताया। अरे भाई, जो खानदानी नेता हैं जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, वो लोग टोटी चोरी जैसे मतलब परसेप्शन आप उनके खिलाफ बनाने लग रहे हो। और पागल आदमी जो है, जो दिमागी तौर पर कमजोर हैं, वो इस बात ने मान भी ले हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं नवीन शौरान, हरियाणा के रोहतक शहर से। और आज मैं जा रहा था रोहतक से बहादुरगढ़ किसी निजी काम से। तो अकेले जाने के बजाय मैंने सोचा किसी को साथ लेके जाया जाए। तो मैंने जो है अपने मामा को फ़ोन किया। रिटायर सीआरपीएफ जवान हैं, कोई काम नहीं था तो वो भी साथ चलने के लिए तैयार हो गए। तो आज रोहतक से बहादुरगढ़ तक की यात्रा में कुछ सीखने समझने को मिले, इसलिए मामा जी से आज कुछ संवाद करेंगे, कुछ बातचीत करेंगे। मैं थोड़ा सा परिचय करा दूं आपका। ये हैं मेरे मामा श्री संदीप धनखड़ जी, गांव करोथा से, फिलहाल रोहतक सेक्टर 3 में रहते हैं। और मामा जी, अपने बारे में थोड़ा बहुत कुछ बताओ। अपना तो एक्सपीरियंस भाई फौज का है भांजे। वैसे तो 25 साल नौकरी करी, 22 साल की एज में भर्ती हो गए थे सीआरपीएफ में। बाकी जब भर्ती होकर गए तो बहुत से आदमी बोल रहे थे कि भाई सीआरपीएफ की नौकरी बहुत टफ है, लेकिन मन ने जो 25 साल में जैसी नौकरी करी, मेरे को बड़ा आनंद आया। मेरे को कभी टफ लगी ही नहीं। मैं भर्ती होकर गया तो मेरे फादर ने भी मना कर दिया था कि फौज की नौकरी नहीं होगी, लेकिन मैंने अपनी जो नौकरी की उसमें मैंने कहीं ये महसूस ही नहीं रहा कि ये नौकरी नहीं होगी। इतना सरल तरीके से किया कि कभी कोई दिक्कत महसूस हुई नहीं मेरे को। तो नौकरी में पूरी 25 साल नौकरी करी, कभी मेरे को कोई परेशानी नहीं हुई भाई। छुट्टी में, ड्यूटी में, आने में, जाने में। और अभी तो सुविधाएं बहुत होगी भाई। अभी तो बाई एयर, कश्मीर में पहले तो चलती थी कानवाई, अभी बाई एयर चलते हैं। अच्छा मामा, फौज के एक्सपीरियंस तो आपके बाद के सुनेंगे, सीआरपीएफ के। तो पहले ये बताओ, आपका जो राजनीतिक रुचि है उसके अनुसार कौन सा नेता आपने सबसे ज्यादा पसंद है? कोई मोदी, योगी, राहुल गांधी, केजरीवाल? और पसंद है तो क्यों पसंद है, और पसंद नहीं है तो किस वजह से पसंद नहीं है, वो भी थोड़ी सी जानकारी, राजनीतिक राय ले लें। उसके बाद जो है आपकी धार्मिक राय भी लेंगे, सामाजिक राय भी लेंगे, लेकिन राजनीतिक राय पहले मैं आपकी लेना चाहूँगा। राजनीतिक राय तो भाई 25 साल नौकरी करी फौज की, तो इतना तजर्बा नहीं, लेकिन जितना भी है उसमें मैंने अपना, अभी मेरी एज 56 साल होगी, तो उसमें 56 साल में मैंने जितना भी राजनीति देखी है, और उनमें सबसे बेस्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरे को पसंद है। क्यों? जो भी डिसीजन लेते हैं साफ सुथरे खुले तरीके से लेते हैं। अच्छा, कौन सा? और मुख्यमंत्री ये है योगी आदित्यनाथ, हेमंत बिस्वा आसाम के सीएम, अरविंद केजरीवाल भी पसंद हैं, लेकिन जो फ्री सेवाड़ा है ना, करती तो बीजेपी भी है फ्री। क्योंकि ये जब और राजनेता फ्री का करते हैं ना कि भाई फ्री देंगे, भाई फ्री देंगे तो प्रोग्रेस कैसे करेगा स्टेट? फ्री बांटेंगे हर चीज तो प्रोग्रेस तो होगी नहीं। जैसे दिल्ली का हो गया, अभी पूरे गड्ढे गड्ढे हो रखे थे, पूरी झोपड़ी हो रखी थी, अभी हटाने में कितनी परेशानी हो रही है। और सबसे बेस्ट तो मेरे तो खास बात तो ये है, अगर दिल्ली के अंदर अगर सफाई चाहते हैं तो जो अनऑथराइज कॉलोनी है ना, उनकी वोट सिस्टम खत्म कर दो। अनऑथराइज कॉलोनी का वोट सिस्टम?
हाँ, जो ये झुग्गी झोपड़ी है दिल्ली में या पूरे देश में? दिल्ली में क्या होनी चाहिए पूरे देश में, लेकिन एक साइड से करने लग जाओ, धीरे धीरे पूरी सफाई कर दो। दिल्ली एक साइड थोड़ी है मोहम्मद, हम ये तो बीच में है, राजधानी है तो ये जो है ये सारी चीज तो मतलब पूरे देश में लागू होनी चाहिए ना, पूरे देश में। अच्छा, तो आप ये कह रहे हो कि जितने जो बाहर के हैं ना, देखो रोहिंग्या रखे हैं दिल्ली में, बहुत कुछ है, बांग्लादेशी बहुत कुछ है, पाकिस्तानी भी आगे नया अवैध रह रहे हैं, तो क्यों ना इनको, भाई हमारा देश कोई गौशाला थोड़ा है, अगर जो जिसका मर्जी आए कहीं भी झोगी झोपड़ी डालो और अपने रहने लग जाओ। अच्छा, आपका ये कहना है कि भाई रोहिंग्या बांग्लादेशी पाकिस्तानी जो है, हाँ, वो अवैध तरीके से हमारे यहाँ झुग्गियाँ डाल के रह रहे हैं, और उसमें उन्हीं में हमारे आदमी भी शामिल हैं, जो बाहर से, जिस तरह कुछ हरियाणा के भी गरीब आदमी हैं, कुछ भाई यूपी के हैं, राजस्थान के हैं, बिहार के हैं, बंगाल के हैं, वो भी आकर इनमें मिक्स हो रहे हैं। कितने प्रतिशत जो है विदेशी ऐसे हमारे देश में झुग्गी झोपड़ी डाल के रह रहे हैं? मेरे हिसाब से कम अपने देश में सही से अगर तसल्ली से छांटपीट करी जाए तो कम से कम 10 करोड़ आदमी एक्स्ट्रा हैं जो बाहर देशों के। अच्छा, कम से कम 10 करोड़। ये आपको कैसे आइडिया लगा? ये आइडिया हम तो जब झोगी झोपड़ी हम जावा, यहाँ रोहतक में देख ले, रोहतक में भी देखते जितने भी कूड़ा उठाने कचरा उठाने वाले हैं तकरीबन बांग्लादेशी हैं। रोहतक में 3-4 आदमी हैं अभी भी, उनके ऊपर शक है कि भाई ये रोहिंग्या हैं। 3-4 परिवार हैं। 3-4 परिवार, हाँ, तो 3-4 परिवार हैं। तो पहले सिर्फ एक आदमी आया था और उसके पीछे पीछे 4 और आगे। हरियाणा में तो बीजेपी की गवर्नमेंट है, दिल्ली में भी अभी बीजेपी की गवर्नमेंट है। क्या ये विदेशी जो यहाँ हमारे देश में अवैध तरीके से रह रहे हैं, क्या इनको आइडेंटिफाई करना इतना मुश्किल है? बिल्कुल मुश्किल है, क्योंकि इसमें जो इनको लेके आए हैं उन्होंने इतना सहयोग किया है। इनके आई कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, लाइसेंस, इनके खाते, ऐसे ही मतलब अपने आदमियों ने सहयोग करके, अपने हिंदुस्तान के आदमियों ने, और उनको हर सुविधा उपलब्ध करा दी पैसे में। अच्छा, ये जो है झुग्गी तोड़ने से क्या समाधान होगा? क्या वो अपने देश वापस चले जाएंगे? नहीं, उनका ये जब झोगी टूटेंगे तो वो जाएंगे कहाँ? वो तो इधर किधर तो उनको आइडेंटिफाई करो, दूसरी स्टेट में जाएंगे तो वहाँ पता करना पड़ेगा भाई ये इस स्टेट के हैं कि नहीं है। वहाँ तो गांव वाले बता देंगे ये हमारे गांव के एक नहीं, दादा ही रहने वाले हैं कि नहीं है। नहीं, किसी और दूसरे शहर में चले गए जहाँ पड़ोसी शहर में तो रहना ही नहीं देना अभी। नहीं तो एक जगह से उजाड़ के दूसरी जगह, मतलब या तो उनको आप डिपोर्ट करो, पकड़ो, हाँ, सेंटर में जितने भी पकड़े जाते हैं उनको डिपोर्ट करना चाहिए। ये तो आप ये कह रहे हो कि झुग्गी तोड़ दो बस और इससे समाधान? नहीं, तोड़ने से नहीं, इनको उठा के सबको उनके देश में भेजा जाए। तो कौन करेगा ये तो सरकार ही करेगी। कब करेगी? अभी कार्रवाई चल रही है। ये तो तोड़ा थोड़ी कार्रवाई चल रही है। किसी को डिटेन नहीं किया, डिटेन तो को देखो, खबर नहीं किया। खबरों में देखा दिल्ली में 20 पकड़े गए, 30 पकड़े गए बांग्लादेशी या पाकिस्तानी या रोहिंग्या, और उनको वापस भेज रहे हैं। 140 करोड़ की आबादी में आप 20-30 का आंकड़ा दे रहे हो। 100 नहीं, दिल्ली में कहीं से पकड़ते हैं ना कॉलोनिया में। बाकी अगर एक तरह से छटनी करी जाए दिल्ली में 10,000, तो दिल्ली में बहुत ज्यादा है। ज्यादा झुग्गियां तोड़ दी मैंने सुना है। हाँ, तो 10,000 में कितने जो है वो रोहिंग्या, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी थे? 10,000 में कम से कम 50% बाहर के मिलेंगे। मतलब ये मान लो कि 5,000 बाहर के मिलेंगे, 5,000 इंडिया के मिलेंगे। 5,000 अभी तक डिटेन करके उनको जो है डिटेंशन सेंटर में भेजा और डिपोर्ट करने की प्रक्रिया शुरू हुई उनकी, या बस झुग्गियां तोड़ दी, बात खत्म? झुग्गियां तोड़ी हैं उन मत ये नहीं उनकी, मैंने इतना तो नहीं मालूम उनको भाई अभी आइडेंटिफाई किया है कि नहीं किया है। अच्छा, ये फरीदाबाद में गांव है आनंदपुर, गुजरों का गांव है, कई 100 साल पुराना गांव है। हाँ, वहां पर भी लोगों के घर तोड़ दिए गए। वो तो झुग्गियां नहीं थी, और वो लोग जो है जब देश आजाद भी नहीं हुआ था, अंग्रेजों का राज था, उससे पहले मुगलों का भी राज था, तो उससे पहले का भी वो गांव बचा हुआ है, और उसको अगर ऐसा गांव अवैध बता के तोड़ दिया गया घरों को। ऐसा गांव है तो कोई गलत है। ये ऐसे मतलब जो है इस काम को आप सरकार के कैसे इसको देखो, हम तो सही का बिल्कुल सरकार के समर्थन में रहेंगे, गलत होगा तो उसके खिलाफ। मतलब अगर जाट गुजर के साथ किया है तो गलत है, और अगर गरीब की झुग्गी नहीं, जाट गुजर का नहीं, जो जायज है कर रही है सरकार उसके साथ है। बिल्कुल बिल्कुल। जायज की परिभाषा क्या है? जायज की परिभाषा ये है जो हमारे देश के गरीब हैं
भाई जब बाहर देश के गरीब आ जाएंगे तो हमारे देश के गरीबों का हिस्सा बटेगा। अच्छा एक चीज और, मतलब एक चीज का और, ये आपने कहा अभी हमारे देश के नहीं टूटना चाहिए। हाँ आपने बताया 5,000 बाहर के थे 10,000 में से, वो बाकी के जो 5,000 थे वो अपने देश के थे, उनके लिए क्या व्यवस्था करी आपकी नजर में? नहीं, उनके लिए क्या व्यवस्था? उनको जोगी झोपड़ियाँ दे भी रहे हैं, पहले काफी अलाट भी करी हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता एकदम अभी वो इस तरीके का अलॉटमेंट तो 70 साल से होने लगे। देखिए जोगी झोपड़ी वाले कई आदमी तो ऐसे हैं जो अपने फ्लैट ले रहे हैं, प्लाट ले रहे हैं, मकान बना रहे हैं, लेकिन रह रहे हैं झोपड़ी आप में। ये कह रहे हो कि जितने भी झुग्गी वाले हैं जो इंडियन है हो वो तकरीबन सबके फ्लैट हैं। तकरीबन छोटे मोटे मकान लेके कॉलोनिया में बना के, लेकिन झुग्गी फिर भी 4 सदस्य हैं तो 4 झुग्गी डाल लेते हैं। अच्छा, ये आपको जानकारी सारी मिलती कहाँ से? ये जानकारी मैं आरके पुरम रहा था, वहाँ देखे थे मैंने झुग्गी झोपड़ी। अच्छा, आरके पुरम में? आरके पुरम सिटी के बीच में है, झुग्गी झोपड़ियों में सीआरपी कैंप के साथ में। निजी तौर पे किसी को जानते हो जो झुग्गी झोपड़ी में रहता हो लेकिन उसका फ्लैट है? ऐसा है, मैं तो एक ऐसे आदमी को जानता हूँ, उसका नाम लेना ठीक नहीं, जो कि नौकरी करता था और झोपड़ी डाल रखी थी और उसको 2 झोपड़ियां थी, किराया वसूलता था। ये तो आपने 5,000 में से एक एग्जांपल दे दिया। हाँ, क्या 5 के 5,000 ऐसे हैं? 5, हाँ तकरीबन वो तकरीबन नहीं, सुनो, लगभग नहीं, ऐसा है। वहाँ चलती है दादागिरी, 50 झोपड़ी डलवा दी, वो करते हैं। इसमें सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार सरकारी कर्मचारियों का है, जहाँ इनकी ड्यूटी है। अच्छा, वो सरकारी कर्मचारी जो आप बता रहे हो उन्होंने भ्रष्टाचार करके? ये आज से नहीं हो रहा, ये शुरू से ही हो रहा है। ये शुरू से कब से? मतलब हम तो न्यू लाले दिल्ली में मैं तो घुसा हूँ 2001-2 में देख रहा हूँ, हम तो जब से, ये तो पहले से चलता आ रहा है। 2001 से लेके अभी तक जो है आप ये मान लो तकरीबन 24 साल हो गए। 24 साल के अंदर जो इन्होंने ये सरकारी कर्मचारियों ने किया और जो है गड़बड़ करके उनकी झुग्गियां डलवा दी। हाँ, उनके गलत जो है वो डॉक्यूमेंट्स भी बनवा दिए। डॉक्यूमेंट्स बनाने वाला महकमा अलग है, ये तो सिविलियन बंदे हैं जो पैसा देकर लिंक में। वो भी अपने देश के ही थे जिन्होंने ये सब जो काम किया। जिस तरह लाइसेंस नहीं दलाल हो ये बनानिया रेन्यू करवानिया, ऐसे इनके अच्छा, आई कार्ड आधार कार्ड ये बनवाए हैं। जिन्होंने ये गलत दस्तावेज बनवाए हाँ। और हमारे देश में बसने में विदेशियों को, अवैध जो विदेशी हैं उनको हमारे देश में बसने में मदद करी, उनके ऊपर सरकार ने क्या कार्रवाई करी? उनके ऊपर तो कार्रवाई, उनकी तो प्रॉपर्टी भी जब्त होनी चाहिए, और तो अगर नौकरी कर रहे हैं तो उनको बर्खास्त करना चाहिए। जो देश के साथ इतनी बड़ी गद्दारी करे हैं, कोई एक अवैध आदमियों को घुसेड़ कर उनके नाजायज कागज बनाए हैं। कोई एक घटना, कोई एक ऐसा किस्सा जिसमें आपको पता लगा हो कि भाई ऐसे जो है सरकारी मुलाजिमों को जिन्होंने ऐसे घुसपैठियों की मदद करी, एक को भी सजा मिली हो? तो कोई आंकड़ा तो आपके पास, बाकी आंकड़े आ जाए? देखो बाकी आंकड़े तो नहीं है, करे तो सरकारी कर्मचारियों ने है, ये सिविल आदमी तो कोई करेगा नहीं, आम आदमी तो आधार कार्ड बना के देगा नहीं, लाइसेंस बना के देगा नहीं, बैंक में खाता खोलेगा नहीं, उनका पैन कार्ड बना के देगा नहीं सिविल आदमी, तो ये तो कराया तो सरकारी कर्मचारियों ने है। अच्छा, ये मुझे एक चीज बताओ, आपने बताया कि भाई आपके फेवरेट प्रधानमंत्री जो है वो नरेंद्र मोदी है और फेवरेट सीएम जो है आपके, सबसे बेस्ट सीएम है योगी आदित्यनाथ। तो मेरे को आप जो है उनकी कोई दो अच्छी बात बता दो, अच्छे काम जिससे आप प्रभावित हुए। दो ज्यादा नहीं, दो नरेंद्र मोदी की पहले प्रधानमंत्री की सुन ले। हाँ। जब हम मणिपुर में रहे हैं, 5 साल में मणिपुर में नौकरी किया है और 5-6 साल J&K में नौकरी किया। तो जब छुट्टी चला करते वहाँ से बैठ के हैं, पहले तो कानबाई मारते, तो वहाँ से उग्रवादियाँ हट रहे था। अच्छा, आप रिटायरमेंट कब हुई थी आपकी? मैं 2016 में अक्टूबर में, यानी कि मोदी आए 31 अक्टूबर, 2 साल हुए थे। हाँ, तो उस टाइम तो आप इन बॉर्डर स्टेट्स में थे? हाँ, मैं उस टाइम पर 16 में और दिल्ली में था। दिल्ली में थे? हाँ, दिल्ली आ गया था मैं। मणिपुर और दिल्ली से रिटायर हुआ। J&K में आपकी पोस्टिंग कब से कब तक? J&K में रहा मैं 96 से 2000 तक, 2001 के फर्स्ट में रहा, वहाँ से फिर 1 में आया हूँ दिल्ली, और
2005 में मैं गया हूँ कश्मीर में, फिर वहाँ से आया हूँ 13 में, बीच में दिल्ली में अटैच भी रहा हूँ मैं। अच्छा हाँ, अब आप बता रहे थे मोदी साहब की कुछ मोदी साहब की दो खास बात तो ये है कि उग्रवाद के ऊपर जितना तगड़ा प्रहार मोदी जी ने किया है ना, ऐसा किसी पहले कोई सरकार करती तो ऐसी स्थिति ना होती देश की जो J&K की, मणिपुर की थी। नहीं तो मणिपुर में तो अभी कुछ मणिपुर में तो अभी चल रहा है, लेकिन J&K का जो उग्रवाद खत्म है ना। अच्छा, ये उग्रवाद तो अभी पहलगांव में जो है हमारे 25-30 जो है देश के नागरिक जो है वो मार दिया आतंकवादियों ने। हाँ, 28 नागरिक मारे हैं वो हमारे। कैसा कंट्रोल है? इसको कंट्रोल इधर से कंट्रोल नहीं, देखो 100% तो 100% तो कोई ये सिक्योरिटी की कोई कह ही नहीं सकता कि भाई 100% भाई सेफ हो जाएगा, लेकिन जो पहले के हालात थे ना, वहाँ पर जो पहलगांव में घटना घटी, हाँ, वहाँ पर किसी को टूरिस्ट स्पॉट है, बहुत सारे जो है टूरिस्ट जाते हैं वहाँ, छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्ग, लेडीज भी थी, तो वहाँ ना कोई सिक्योरिटी थी ना और कुछ था। देश के जो अभी जम्मू कश्मीर के जो देखो जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, LG साहब हैं, उन्होंने भी जो है गलती मान ली अपनी कि भाई हमारे को लापरवाही हुई। नहीं, गलती तो है। मेरे को ये बताओ कि आप ये कह रहे हो कि आतंकवाद को खत्म कर दिया, लेकिन आतंकवादी घटना तो अभी हाल फिलहाल में घटी है। उससे पहले जो है पुलवामा हो गया था, वहां पे हमारे कितने सारे फौजी शहीद हो गए थे। तो इसमें रोकथाम क्या करी? क्या ऐसा काम कराया कि भाई जो है ऐसा है? मैं 16 में रिटायर आ गया था, तो रिटायर आने के बाद में मेरा दोस्त था रामेर मलिक, और वो था उस टाइम पे श्रीनगर एयरपोर्ट पे। मैंने फ़ोन करके उसको पूछा, अरे कश्मीर का अभी क्या माहौल है भाई? ने बोला भाई राम राज हो रहा है, अभी ना तो इतनी टेंशन ना इतना कोई उग्रवाद। और भाई पहले हर गली में शहर की माड़ आपातर ट्रेन में जब जम्मू तो बैठा करते तो रोया करती बेर ना करा पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे। भाई ट्रेन में भी कोई भी चीज़ छूना मत, बम हो सकता है। रोहतक शहर में भी आते थे, यहाँ भी बिला कोई भी अवैध चीज को छूना, बैग को छूना मत, बम हो सकता है। ये तो देखो अभी कोई दिक्कत नहीं। आप मेरे को बताओ, चलो पहले अनाउंसमेंट जो है सावधानी के कराया करते हैं, हाँ, कि भाई सावधान रहो। हाँ, तो इसमें कोई बुराई नहीं, सावधान रहने नहीं, सावधान रहो। पहले बम फटते थे भाई। अच्छा, अब नहीं फटते? अभी कहाँ फटते हैं? अच्छा, ये अभी पहले दिल्ली में कितने बम फटते थे? ये जो पुलवामा हमला हुआ था उसमें बम नहीं फटा था, उसमें क्या फटा था फिर? उसमें तो टारगेट किलिंग करी गई है वो। और आतंकवाद किसको बोलते हैं? आतंकवाद देखो, आतंकवाद पहले तो सुनो, 90 के बाद में ऐसा है? ये जो सारी आतंकवादी घटनाएं हुई, मैं इन जगह के नाम आपने बता दूं जहाँ जहाँ हुई है। ये जो आप कह रहे हो कि भाई आतंकवाद के ऊपर लगाम लगी, मैं कह रहा हूँ कि भाई अभी भी घटनाएं घटी हैं उसके बाद की घटनाएं घटी हैं, लेकिन अभी उनको उग्रवादियों का इतना खौफ नहीं जितना फौज का उग्रवादियों को खौफ है। हाँ, तो फिर ये अभी कुछ दिन पहले अभी सुनो, जैसे नहीं, अभी इन्होंने पुलवामा अटैक किया, उसका कितना बड़ा खामियाजा भुगताया पाकिस्तान से। सीधा अटैक किया, उनको उग्रवादियों को मारे, उनके परिवार भी मरे हैं, तो उनसे उनको दहशत तो ये है। अगर मोदी का नाम ही दहशत है पाकिस्तान में। मोदी का नाम अगर सुन गया ना तो आधे तो ऐसे ही डर जाए, मोदी है पता नहीं क्या करेगा। मोदी के नाम से डरते हैं पाकिस्तान? हाँ बिल्कुल। तो फिर जो है उग्रवादी भी डरते हैं, उन्होंने पुलवामा के सख्त एक्शन लिया जाएगा। ये जो पहलगाम वाली घटना घटी, ये उन्होंने डरता नहीं करी। ये तो ठीक है, आपने बताया कि भाई जो है आतंकवाद में बहुत बड़ा काबू पा लिया। मेरी नज़र में ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी रिसेंटली घटना घटी आतंकवाद की, तो मेरे हिसाब से तो आतंकवादी घटना जो है वो पहले हुआ। देखो बहुत से कहते हैं बहुत छोटी सी घटना है, बहुत से राजनेता कहते हैं बहुत छोटी सी घटना है, लेकिन ये बहुत बड़ी घटना थी। और भाई जिसका परिवार खत्म होया है तो उसी को मालूम है चोट कितनी लगी है। ये तो चलो, इस बात से तो मैं एग्री नहीं करता कि भाई मोदी ने आतंकवाद के ऊपर बहुत ज्यादा कंट्रोल कर लिया हो। अब घटनाएं तो हो ही रही हैं। नहीं, एका दुक्का घटना हुई है, इक्का दुक्का, लेकिन चलेगी नहीं। इनको भी खत्म करेंगे 100%। अगर मोदी जी के हमसे खत्म करोगे क्या? जो ये चल रहे हैं ना अभी, इनका मीटिंग वो है सिक्योरिटियाँ की, अफसरां की,
जो ये डोभाल साहब हैं, अमित शाह हैं, भाई राजनाथ जी हैं, ये जितने मीटिंग मीटिंग करके जो सिक्योरिटी के बारे में अपने सेटिंग करेंगे, उससे 100% सेफ होगा हिंदुस्तान आगे से। आने वाले 10 साल में ना तो नक्सलवाद रहेगा ना उग्रवाद रहेगा, एक गारंटी की बात है। अच्छा चलो ठीक है, दूसरी खासियत क्या लगी आपने? दुनिया को यदि मोदी ने बोला नोटबंदी करके न देश को बैकफुट पर धकेल दिया। सबसे बड़ी चोट उग्रवाद पर करी थी नोटबंदी ने। अच्छा वो कैसे? क्योंकि जितना भी पहले 2 नंबर का वो ये था ना, वो नकली नोट ज्यादातर 2 नंबर के पाकिस्तान से आते थे। 500 के नोट सरेआम बांटे जाते थे, ये हमने खुद देखा है। कुछ है नकली नहीं, असली भी बांटते थे, नकलियां चला देते हैं बाजार में। अच्छा आपको नकली नोटाई खेप आई। आपको ये पता है कि जितनी करेंसी हमारी जो है रिजर्व बैंक के अनुसार चलन में थी, हाँ, वो नोटबंदी में 99% वापस आ गई। वो वापस आई जब तो उसके बाद में सुनो, इसका मतलब ये होया कि नोटबंदी जितने हमारे करेंसी चलन में थी वो सारे के सारे करेंसी हमारी वापस आ गई। इसका मतलब तो नोटबंदी से कोई फायदा नहीं हुआ। नोटबंदी से सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है, जितने उसके बाद में नोट नहीं बटने, पत्थरबाजी बंद हो गई थी। आप ये नोट नहीं बटे उड़ा। आप ये कह रहे हो कि जो नई 2000 का नोट आया है वो बाजार में वो नकली नहीं मिलता? नहीं मिलता है, वो भी है, उसने भी बंद करे, आ लिया वो भी। अच्छा आपको ये पता है कि काला धन जो है, मोदी जी आए वो वादा किया था कि भाई काला धन वापस लेकर आएंगे। अब वो आया तो नहीं, लेकिन मैं एक लेटेस्ट रिपोर्ट देख रहा था, उसमें तो कह रहे हैं कि भाई 3 गुना ज्यादा बढ़ गया है। विदेशी बैंकों में काला धन जो है वो हिंदुस्तान का 3 गुना ज्यादा बढ़ गया है। और एक भी ऐसी खबर मैंने आज तक सुनी नहीं नेशनल मीडिया में भी कि भाई किसी काला धन वाले को जो है कोई सजा हुई हो, किसी से रिकवर होया हो। भाई सारे ईमानदार हो गए क्या? मतलब जो पहले इतने बड़े बड़े दावे किए जाया करते, हाँ दावे किए जाया करते, इनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। जितने चाहे किसी भी पार्टी का हो, होना चाहिए। कौन करेगा? सरकार करेगी। सरकार की सरकार फिलहाल बीजेपी की है 10 साल तक। तो कब करेगी? भाई करना चाहिए। आप तो हम तो नहीं होगा, हाँ पहले शुरू तो ही करना चाहिए था, एक्शन लेना चाहिए था। जितना भी काला धन है उसको ले आके देश में पब्लिक में मत बांटो, लेकिन देश की प्रोग्रेस के लिए लगाओ। किया नहीं कुछ भी, बस आपको ये यकीन है कि कर देंगे। अभी तक कुछ नहीं किया। हाँ काला धन आया नहीं, लेकिन है संभावना। नहीं किया तो है काम। आपको क्या लगता है कि पहले स्ट्राइक नहीं हुई है ना 2014 से पहले? नहीं हुई। और अगर मैं आपको ये वीडियो बयान दिखाऊं नेशनल मीडिया में बैठे हुए उन मेजर के, जनरल के, कर्नल के, और ये बताते हुए जो अब रिटायर हो चुके हैं कि कोई स्ट्राइक कभी की भी होगी ना, छोटी मोटी ये करी होगी, कोई नहीं ऐसे खुली नहीं। सर्जिकल स्ट्राइक ऐसे ही होती है। सर्जिकल स्ट्राइक ऐसे ही होती है। जैसे सर्जिकल स्ट्राइक का मतलब है किसी को कानो कान का। मोदी ने जब भी पाकिस्तान ने या उग्रवादियों ने देश को नुकसान पहुंचाया, उसका हिसाब कन्फर्म लिया है। हमारे 46 आदमी मरे थे सीआरपी के, जो बम के साथ मरे थे। उस टाइम पे ये कहा था कि भाई इसका बदला लिया जाएगा। जो आम आदमी की भावना है वो है प्रधानमंत्री की भावना थी, और ये बोल रहा था। सोनिया गांधी को नेशनल टीवी पे मैंने उग्रवादियों के लिए आंसू बहाते देखे, लेकिन फौजियों के लिए आंसू नहीं पाए। ये मैंने नेशनल टीवी पे देखा था, जो अफजल गुरु गैर इनके। हाँ वो रोई। हाँ मैं समझ गया, आपने नेशनल टीवी पे नहीं देखा होगा, या तो आपने किसी इंडिया के चैनल पे देखा होगा। इंडिया न्यूज 18 पर था, कौन से चैनल पर था, काफी दिन हो गए। नहीं अफजल गुरु को इनको फांसी हुई थी ना, उस दिन वो ऐसे आंख पहुंचती हुई दिखाई दी। उनके बाद में फांसी होने के ये, और ये देखना भी पड़ेगा, यूट्यूब पे भी लिख रहा होगा यो। सोनिया गांधी का जो इमोशनल है। अच्छा मतलब वो आतंकवादियों की समर्थक है, आप ये कह रहे हैं? समर्थक नहीं, और क्या है? उन्होंने उनके लिए संवेदना जताई, लेकिन एक फौजियों के लिए कितनी संवेदना जताई। जब 40 आदमी मरे थे उस टाइम भी मातम मनाना चाहिए था। उन्होंने पूरे देश में मातम मनाया गया था। जिस तरह टीवी पर बैठ के उग्रवादी अफजल गुरु और वो याकूब मेनन उनके लिए जैसे अफसोस मनाया। ऐसे क्या कहा था उसने? पूरा तो मेरे को डिटेल नहीं मालूम, उसकी खबर निकाल के बता सके हैं। देखना पड़ेगा। तो
लेटेस्ट जानकारी है, हमको भी तो पता होना चाहिए कि भाई आतंकवादियों के लिए अफसोस जाहिर करें। हाँ, अफसोस जाहिर करा था। अभी 1 मिनट रुक जाओ। तो मामा जान बहुत देर की खोजबीन के बाद मामा को ऐसा कोई बयान नहीं मिला जिसमें सोनिया गांधी ने कोई प्रतिक्रिया दी हो अफजल गुरु की फांसी को लेकर के। फिर ग्रो के आई के माध्यम से मैंने मामा जान को पढ़वा दिया और उसमें ये लिखा हुआ है कि भाई कांग्रेस का अध्यक्ष होने के नाते सोनिया गांधी की सहमति थी अफजल गुरु को फांसी देने में। तो कांग्रेस के खिलाफ बहुत सारा प्रोपेगेंडा फैलाया गया है। बहुत सारा प्रोपेगेंडा जो है वो केजरीवाल के खिलाफ भी फैलाया जाता है। बहुत सारा प्रोपेगेंडा जो है वो अखिलेश यादव के खिलाफ भी फैलाया जाता है। बताओ, अखिलेश यादव को टोटी चोर बताया। अरे भाई, जो खानदानी नेता हैं जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, वो लोग टोटी चोरी जैसे मतलब परसेप्शन आप उनके खिलाफ बनाने लग रहे हो। और पागल आदमी जो है, जो दिमागी तौर पर कमजोर हैं, वो इस बात ने मान भी ले हैं। तो केजरीवाल हो या विपक्ष का कोई दूसरा नेता, अखिलेश यादव हो या कोई और, ममता बनर्जी हो, उनके खिलाफ समय समय पे ऐसे प्रोपेगेंडा फैलाए जाते हैं, ऐसा परसेप्शन बनाया जाता है कि भाई वो तो देश विरोधी हैं, वो तो धर्म विरोधी हैं, वो समाज विरोधी हैं, नक्सलाइट हैं, कोई अर्बन नक्सल बता रहे हैं। तो बहुत सारे लोग जो है वो तो हर पार्टी बुलाती है। बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी जो है ऐसी बातों पर यकीन कर लेते हैं कि अब जैसे मामा ने हमारे ने यकीन हो गया था, पता नहीं कहाँ इन्होंने कौन से व्हाट्सएप से पढ़ लिया कि सोनिया गांधी ने प्रतिक्रिया दी थी कि भाई अफजल गुरु को फांसी की लत दी गई, जबकि उसका कोई पर्सनल स्टेटमेंट पूरे सोशल मीडिया पे, नेशनल मीडिया में कहीं अवेलेबल नहीं है कोई ऐसा। तो एनीवे, इस चर्चा को जारी रखेंगे। जो काम आए थे यहाँ बहादुरगढ़ करने, पहले वो कर लेते हैं, फिर उसके बाद चर्चा आगे बढ़ाएंगे इस बारे में। तब तक के लिए एक छोटा सा ब्रेक।